नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय क्रमांक 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या। और इस जनसंख्या वाले अध्याय में हम भारत की जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तन इत्यादि प्रकार के बिंदुओं पर हम चर्चाएं करते आ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जनसंख्या में परिवर्तन भारत में अब तक कैसे हुआ है, 1951 से 1901 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, कब कब धनात्मक परिवर्तन हुआ है, कब ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के कारण क्या क्या रहते हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है जो आपके जनसंख्या में परिवर्तन लेकर आती है। जब हम जनसंख्या परिवर्तन की बात करते हैं तो आपको तीन शब्द याद आते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो के दौरान भी जाने थे: जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर का अर्थ क्या होता है? जन्म दर का अर्थ होता है कि भाई कितने लोगों ने जन्म लिया है, कितने शिशुओं ने जन्म लिया है, कितने बच्चों ने जन्म लिया है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जनसंख्या में वो काउंट हो जाते हैं, प्लस किए जाते हैं, तो जनसंख्या बढ़ जाती है। जब यहां पर मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जनसंख्या में उनको माइनस किया जाता है, जनसंख्या में कमी आती है। और आपके इस वजह से आपके अगर मान लीजिएगा कि जन्म दर अधिक रहती है तो मृत्यु दर कम रहती है। जन्म लेने वालों की संख्या अधिक है और मृत्यु वालों की संख्या कम है, तो जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि देखी जाती है। अगर इसका उल्टा हो जाता है, मृत्यु दर बढ़ जाए, तो ऋणात्मक वृद्धि होती है, जो भारत में कब हुई थी? 1911 से लेकर 1921 के मध्य हुई थी। और बाकी भारत में अधिकतर जन्म दर हमेशा ही उच्च रहती है, और यही प्रमुख वो कारक है जिस वजह से भारत में जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ती है। तीसरा कारक प्रवास भी होता है। प्रवास का अर्थ होता है कि भाई व्यक्ति अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता है, वो प्रवास कहलाता है। जैसे गांव को छोड़कर वो शहर की ओर जाता है ताकि उसे वहां पर अच्छा रोजगार मिले, अच्छी उसको जीवन यापन मिले, अच्छी उसके बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मिले, अच्छी वहां पर आपके स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। इस वजह से वो गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या कम होती जाती है और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके ये तीन प्रमुख कारक होते हैं जो जनसंख्या में परिवर्तन लेकर आते हैं। अब इन एक एक कारकों को हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला आता है जन्म दर। जन्म दर का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे जन्म दर की परिभाषा पूछ ली जाए तो इसका अर्थ होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है, जन्म दर कहलाती है। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। बच्चा जन्म के समय जीवित होना चाहिए, तब वो जन्म दर के अंदर उसे काउंट किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे कारक हो जाते हैं जिस वजह से बच्चा जीवित के बजाय आपके मृत बच्चा जन्म लेते हैं। अगर जीवित बच्चा जन्म लेते हैं एक साल में 1000 व्यक्तियों पर, मान लीजिएगा कि एक साल के दौरान 1000 व्यक्तियों पर 50 बच्चों ने जन्म लिया है। 50 क्या है? जीवित बच्चों ने जन्म लिया है। 50 जीवित जन्म हुए हैं। 50 क्या हुए? जीवित जन्म हुए हैं। तो ये 50 क्या कहलाती है? ये 50 आपकी जन्म दर कहलाती है। अब भारत में वृद्धि का एक प्रमुख घटक जन्म दर रहता है। उसका कारण क्या है? भारत में हमेशा से ही जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। इसके स्थान पर एक बात याद रखना कि भाई भारत में ऐसा कौन सा दशक था जब जन्म दर तो कम रह गई थी और मृत्यु दर अधिक हो गई थी? वो था आपके 1911 से लेकर 1921 तक। 1911 से लेकर 1921 के दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी जाती है। ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। और इस ऋणात्मक वृद्धि का कारण आपसे पूछे तो उसमें था कि मृत्यु दर अधिक हुई थी। क्या थी भाई? मृत्यु दर अधिक हो गई थी जन्म दर की तुलना में, इसलिए यहां पर आपके ऋणात्मक वृद्धि देखी जाती है। और अगर मृत्यु दर अधिक होने का कारण पूछे तो वहां पर बताना कि भाई प्लेग जैसी महामारियों के कारण मरने वालों की संख्या अधिक हो गई और जीवित जन्मों की संख्या कम हो गई थी। अगला कारक आता है मृत्यु दर। जब मृत्यु दर का अर्थ होता है, जैसे जन्म दर का अर्थ है कि भाई 1000 व्यक्तियों पर एक साल में जीवित जन्मों की संख्या आपके जन्म दर होती है, उसी प्रकार से एक साल के दौरान 1000 व्यक्तियों पर कितने लोगों की मृत्यु होती है, 1000 में से कितने लोग मर जाते हैं, वो संख्या कहलाती है मृत्यु दर। एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जब मृत्यु दर होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वो जनसंख्या में से उनकी संख्या कम कर ली जाती है।
अब देखो, जनसंख्या में जो मृत्यु दर और जन्म दर के बीच का अंतर होता है उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मान लो किसी स्थान पर 1000 लोग निवास करते हैं और एक साल के दौरान वहां पर 50 व्यक्तियों का, जैसे मान लीजिएगा कि वहां पर आपके 100 बच्चों का जन्म होता है, 100 क्या है, यहां पर जन्म दर रह जाती है, और इनमें से आपके जो 1000 व्यक्ति है इनमें से आपके 50 की मृत्यु हो जाती है, तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर कितना रह जाता है? तो 100 - 50, यानी कि 50 का जो अंतर है जन्म दर मृत्यु दर का, ये 50 अंतर है, ये 50 यहां की क्या है? प्राकृतिक वृद्धि है। ये क्या है भाई? प्राकृतिक वृद्धि है। और प्राकृतिक वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही निकाला जाता है। अगर जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर निकाला जाता है, जिसमें जन्म दर अधिक होती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, मृत्यु दर अधिक होती है तो जनसंख्या कम हो जाती है। हाँ, प्राकृतिक वृद्धि में हमेशा याद रखना, प्रवास को शामिल नहीं किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि में 3 कारक आते हैं। जनसंख्या वृद्धि में जन्म दर आता है, मृत्यु दर आता है और प्रवास आता है। लेकिन जब आपसे पूछे जनसंख्या में आपके प्राकृतिक वृद्धि का पूछ ले, बात कहते हैं आपसे कि हमें प्राकृतिक वृद्धि में बताना है कि कौन कौन से कारक कार्य करते हैं, तो उसमें जन्म दर और मृत्यु दर 2 ही कारक होते हैं प्राकृतिक वृद्धि के लिए। ठीक है। अब देखो, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भाई, भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है ना। जो हम 36 करोड़ थे 1951 में, वो वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने? 121 करोड़ है। इतनी तेजी से जो वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण पूछे तो मुख्य कारण ये है कि आजादी के बाद में भारत ने स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा विकास किया है। देश में आपके अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई है लोगों को, इस वजह से यहां पर मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा विस्तार होने की वजह से जीवित जन्मों की संख्या बढ़ी है। भाई, कई बार ऐसी स्थितियां होती है ना भाई, आपके जैसे डिलीवरी का समय होता है, प्रसव का समय के दौरान अगर आपके अच्छी चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं है तो बच्चा जीवित जन्म नहीं ले पाता है, बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, बच्चे की माता की भी मृत्यु हो सकती है। लेकिन भारत में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आजादी के बाद में उपलब्ध हो रही है, तो वहां पर मृत्यु दर में तो कमी आ रही है और जन्म दर आपके बढ़ रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का परिणाम जन्म दर में वृद्धि भी होता है। तो इस वजह से आपके 1980 के दशक तक उच्च जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तेजी से वृद्धि देखी जाती है। फिर 1951 के बाद 1981 से फिर सरकारें प्रयास करती है कि भाई जन्म दर को नियंत्रित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि वो कम जन्म को आपके अपने परिवार में कम बच्चों को रखें। भाई, वो दो हमारे दो का उन्होंने नारा दिया था सरकार ने। तो इस वजह से 1981 के बाद में जन्म दर को धीमा कर दिया गया। भाई, जन्म दर ने जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा कर दिया। ठीक है, यह होता है 1981 के बाद में। 1981 तक कितनी थी? वहां तक आपके जन्म दर आपके जनसंख्या वृद्धि दर आपके 24% से भी अधिक होने लग गई थी, यानी कि 1/4 जनसंख्या आपके बढ़ती जा रही थी प्रति वर्ष। तो उनको कंट्रोल किया गया 1981 में जन्म दर को नियंत्रित करते हुए। फिर आपके अगला आता है प्रवास। देखो, जन्म दर और मृत्यु दर प्राकृतिक वृद्धि करते हैं, लेकिन प्रवास को ऐड करते हैं तो वो वास्तविक वृद्धि करता है। प्रवास क्या होता है? लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में आवागमन करना प्रवास कहलाता है। जैसे जैसे आपके प्रवास होता है कि भाई आप एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहां पर आप प्रवास करने लग जाएंगे। जिस स्थान से आप जाएंगे, जैसे आप गांव को छोड़कर शहर की ओर जाएंगे, तो उस समय आपके आपके गांव की जनसंख्या कम हो जाती है और शहर में जाएंगे तो शहर की जनसंख्या बढ़ जाएगी। इसी प्रकार एक प्रवास होता है एक देश से दूसरे देश की ओर। मान लीजिए आप और आपका परिवार भारत को छोड़कर अमेरिका जा रहा है, तो यहां पर आप भारत की जनसंख्या में तो आपकी संख्या कम हो गई है, भारत की जनसंख्या कम हो गई और अमेरिका की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रवास दो प्रकार का होता है। एक तो आंतरिक प्रवास होता है जो देश के भीतर रहता है, और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो देशों के बीच में रहता है। अब आंतरिक प्रवास का रिजल्ट ये निकलता है कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। आंतरिक प्रवास जो देश के अंदर अंदर ही होता है। भाई, राजस्थान से उत्तर प्रदेश चला गया या फिर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र चले गए, या आपके किसी आपके एक शहर राजस्थान में देखें तो मान लीजिएगा कि कोई ग्रामीण क्षेत्र से जयपुर शहर में आ गया, या फिर मान लो आपके जयपुर से आपके कोई दिल्ली तक प्रवास कर गया। तो इस वजह से क्या होता है कि जनसंख्या देश की जनसंख्या में परिवर्तन नहीं आता है, वो जनसंख्या के वितरण में परिवर्तन आता है। क्या होता है? आंतरिक प्रवास के जनसंख्या के आकार में वृद्धि नहीं लाता है, लेकिन देश के भीतर ही जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आप देखते हैं कि भारत में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या जिसमें आपके जनघनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। उसका कारण क्या है? वहां पर आपके
एक तो राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके रोजगार प्राप्त करने के साधन रहते हैं। वहां पर आपके उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर की रहती है। इस वजह से यहाँ पर आपके रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग भी जाते हैं, अपना अच्छा जीवन यापन करने के लिए भी वहां पर लोग निवास करते हैं। तो वहां पर प्रवास की वजह से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। फिर आपके दूसरा आते हैं फिर जो आपके जनसंख्या वितरण की बात करते हैं। जनसंख्या की संरचना और वितरण को बदलने में प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई जन्म दर मृत्यु दर तो लगभग सभी स्थानों पर समान सी रहती है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उससे आपके जनसंख्या के आकार और वितरण में इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। वितरण में सबसे अधिक प्रभाव किसका रहता है? प्रवास का होता है। भारत में अगर आप प्रवास की बात करें तो अधिकांशतः प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होता है। इसका कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों का आपके अंतर देखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा है आपके शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में लोग कार्य क्या करते हैं? अधिकतर लोग यहां पर कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। दूसरा रोजगार मिलता है, तो कृषि से संबंधित आपके कोई छोटा मोटा उद्योग होगा या कृषि कार्य में लोग यहां पर मजदूरी करते होंगे, तो यहां पर आपके केवल कृषि कार्य का ऑप्शन रहता है रोजगार प्राप्त करने के लिए। दूसरा आप शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो शहरों में आपको उद्योग धंधे मिलेंगे, फैक्ट्रियां मिलेंगे और रोजगार के बहुत अन्य साधन मिलेंगे, रोजगार के अन्य स्रोत मिलेंगे। यहां पर आपके उच्च शिक्षण संस्थान होंगे, उच्च शिक्षण व्यवस्था होगी, उच्च स्तरीय यहां पर चिकित्सा सुविधा होगी। तो इन सभी कारकों की वजह से अब देखो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, आपके स्वास्थ्य सुविधाओं में देखेंगे तो यहां पर केवल छोटे हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे। कोई आपके ज्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है या फिर आपके उच्च उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सक चाहिए होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी संख्या कम होती है, वो कम मिलते हैं। किसी किसी बड़े गांव में मिल सकते हैं, भाई 8-10 गांव के समूह है, उनमें से किसी एक गांव में मिल सकते हैं। लेकिन आप शहरों में जाएंगे तो वहां पर आपके चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरह की होगी, शिक्षा व्यवस्था वहां पर बहुत अच्छी होगी और रोजगार के साधन वहां पर बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसलिए गांवों के लोग क्या करते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्थाएं, अच्छे रोजगार के साधन प्राप्त करने के लिए गांव से निकलकर शहरों की ओर प्रवास करते हैं। गांव से निकलकर शहरों की ओर, ये भारत में यही सर्वाधिक प्रवास पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर। अब इसका कारण क्या होता है? कारण क्या है? जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक होता है। अपकर्षण का मतलब गांव की जो प्रतिकूल दशाएं हैं, गांव में जो बेरोजगारी है, गांव में आपके ज्यादा अच्छे जो उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है, ये सारे वहां पर अपकर्षण कारक हैं। वहां से उसको धकेलते हैं, अपकर्षित करते हैं कि आप गांव को छोड़ें, यहां पर आपको प्रतिकूल दशाएं हैं, जैसा आप वातावरण चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा है, वैसा वातावरण आपको कहीं और मिलेगा। वो कहां मिलेगा? वो शहरों में मिलेगा। वो शहरों का अभिकर्षण कारक होता है। शहर उनको आकर्षित करते हैं कि आ जाओ यहां पर आपको अच्छा उच्च जीवन यापन मिलेगा, रोजगार के अवसरों में यहां पर वृद्धि हो जाएगी, आपके बेहतर जीवन यापन मिलेगा, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी, अच्छी शिक्षा सुविधा मिलेगी, उच्च शिक्षण संस्थान मिलेंगे। ऐसे तमाम आपके जो आपके आकर्षण के केंद्र होते हैं शहरों में, जो आप अभिकर्षण का कार्य करते हैं। तो अभिकर्षण प्रवास के संदर्भ में आपसे एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है यहां पर कि भाई भारत में ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण होता है प्रवास के लिए, अपकर्षण का कारक जिम्मेदार होता है जो लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ भारतीय शहरों में अभिकर्षण का कारक होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर की ओर आकर्षित करता है आने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण की वजह से संख्या कम हो रही, जनसंख्या कम होती है, और शहरों में अभिकर्षण की वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसीलिए गांव के लोग अपना झोला उठाते हैं और शहरों की ओर चले जाते हैं। फिर यहां पर आपके प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। प्रवास की वजह से जनसंख्या के आकार में कमी आती है, जनसंख्या की संरचना में कमी आती है, साथ ही आयु और लिंग संरचना के संदर्भ में भी शहरी और ग्रामीण आबादी में परिवर्तन आता है। अब देखो गांव से लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार के साथ चले जाते हैं, तो वहां पर उसमें तो आपके यहां पर आयु लिंग संरचना के संदर्भ में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन भारत में अधिकतर प्रवास ऐसा होता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों में जाते हैं
इस वजह से शहरी क्षेत्र में आपके पुरुष आबादी में वृद्धि हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष आबादी में कमी आ जाती है। तो बच्चे और वहां पर जो उनकी महिलाएं होती है परिवार की, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, अपनी कृषि व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं और वहां पर कोई छोटा मोटा रोजगार प्राप्त करते हैं और बच्चे शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करते हैं। तो इस वजह से आबादी में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जैसे आपके भारत में आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे शहरों की ओर जाते हैं। तो शहरों में वहां पर आपके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की वजह से, शिक्षण संस्थानों की वजह से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। भाई गांव से शहर का रोजाना अप डाउन नहीं हो पाता है, तो वहां पर वहीं पर निवास करते हैं शहर में, तो शहर की जनसंख्या में बच्चों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो आयु और लिंग के आधार पर इस प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भिन्नता देखने को मिलती है। फिर भारत में शहरी आबादी की बात करें कि भाई नगरीय आबादी की बात करें, 1951 से लेकर 2001 तक कितना परिवर्तन आया है। 1951 में बात करें तो शहरों में आपके 17.29% लोग निवास करते थे और ग्रामीण क्षेत्रों 2011 में ये शहरों की आबादी बढ़कर हो गई 31.80%। यानी कि जो 1951 का समय था तब शहरों में केवल 17.29% लोग रहते थे, 2011 में 31.80% हो गई। इसका अर्थ यह नहीं है कि गांव में जन्म दर कम हुई है और शहरी क्षेत्रों में जन्म दर बहुत अधिक हो गई है, ऐसा नहीं है। गांव के लोग हैं जिन्होंने गांव छोड़ दिया है और वो शहरों की ओर चले गए हैं। कारण क्या है? कारण हमने पीछे देखे हैं, गांव का अपकर्षण कारक होता है जो रोजगार के अवसरों के लिए शहरों की ओर उनको जाने को मजबूर कर देता है। फिर हम भारत में 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें ना, तब आपको एक रोचक आंकड़ा दिखाई देता है कि 2001 की जनगणना में भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या केवल 35 थी। कितनी थी? केवल 35 शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। और ये 2011 में बढ़कर 2001 में जो 35 शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा थी, और 2011 में यह बढ़कर हो जाती है 53। तो इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि भाई शहरों में किस गति से प्रवास हो रहा है। इतना 10 लाख से अधिक होना आपके जन्म दर की वजह से नहीं हो रहा है, जन्म दर तो है ही है, लेकिन इनके साथ में प्रवास ज्यादा है जो ग्राफ को तेजी से ऊपर की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो यह प्रवास प्रमुख कारक होता है। और इस वीडियो में आपने सीखा है कि भारत में जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, और उस प्रक्रिया में जन्म दर और मृत्यु दर के साथ में आपके प्रवास एक प्रमुख कारक है जो शहरी जनसंख्या को तेजी से बढ़ा रहा है। और उसमें आप ये देखते हैं कि भाई जो 1951 में शहरी जनसंख्या लगभग 17% के आसपास थी और 2011 में बढ़कर वो कितनी हो गई है? 31% हो गई है। ये प्रवास प्रक्रिया, ये आपके जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी से जो परिवर्तन आ रहा है, ग्रामीण जनसंख्या कम हो रही है, शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके सारे कारण आपने अच्छे से समझे। उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे से समझ पाए हैं। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है भाई? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, या फिर उपयुक्त सभी? देखिएगा, जन्म दर की वजह से जनसंख्या में वृद्धि होती है, मृत्यु दर की वजह से जनसंख्या में कमी होती है। ठीक है, इन दोनों का अंतर होता है जन्म दर मृत्यु दर का, वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। प्रवास की वजह से जनसंख्या में परिवर्तन आता है। तो इस वजह से ये तीनों कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास में अभिकर्षण का कारक का उदाहरण है? भाई 4 उदाहरण दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि प्रवास में अभिकर्षण का मतलब किसी व्यक्ति को आकर्षित करने वाला कारक। गांव में बेरोजगारी, ग्रामीण इलाकों में खराब स्वास्थ्य सेवा, शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर, या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों का पलायन। ठीक है, अब देखिएगा, जब आप गांव में बेरोजगारी की बात करें, ग्रामीण इलाकों में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो ये आते हैं आपके गांव के अपकर्षण के कारक। ये क्या आते हैं? ये अपकर्षण कारक है गांवों के, जो लोगों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और यहां से लोग प्रवासित हो जाते हैं। जबकि शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधाएं हैं जो आपके अभिकर्षण का कारक करते हैं। वहां भारत में लोग ग्रामीण क्षेत्र से इसी वजह से गांव की ओर, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
भारत में आपके जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को आप आसानी से समझ पाए होंगे। विशेष रूप से प्रवास प्रक्रिया को आप आसानी से समझे होंगे कि भाई किस प्रकार से प्रवास होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। हम आपसे मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मस्त रहें। जय हिंद।